जल रहा है, सड़कों पर दंगे हो रहे हैं और दुनिया देख रही है, समझ रही है फ्रांस हैज फॉलन। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और पॉलिटिकल कॉरिडोर में आपका स्वागत है। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। मेरे एक तरफ चल रही तस्वीरों को देखकर आपको यह अंदाजा तो हो ही गया होगा कि एक 17 साल के मुस्लिम रेफ्यूजी लड़के की मौत के बाद पूरा देश कैसे सड़कों पर आ गया। लूटमार मच गई और बात इतनी बढ़ गई कि एक बार तो देश में इमरजेंसी तक लगाने की बात होने लगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज हम पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। हमारे इस मुद्दे को उठाने के पीछे की बड़ी वजह है फ्रांस और भारत की ये समस्या जो लगभग एक जैसी ही है, वो है इस्लामिक कट्टरता और आतंकवाद। दोनों देशों की राजनीतिक परिस्थितियों को तफसील से समझेंगे। उससे पहले फ्रांस में क्या चल रहा है वो मैं आपको समझाऊंगी। फ्रांस के बाकी शहरों से ज्यादा नानटेर की सड़कें बंदूक के कारतूस के खाली खोल और जली हुई गाड़ियों से भरी पड़ी है। मेटल के टुकड़े, दरवाजों के हैंडल और खिड़कियों के टूटे शीशे हर तरफ बिखरे हुए हैं। दंगों के एक हफ्ते बाद इस शहर में जिस तरफ भी नजर जाती है यही मंजर नजर आता है। पेरिस के पास का ये वो इलाका है जहां 17 साल का नाहेल एम रहा करता था, जिसे फ्रांस की पुलिस ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। नाहेल का जो कसूर था वो इतना था कि वो चेकिंग के लिए नहीं रुका और उसने अपनी मर्सिडीज आगे बढ़ा दी। इस पर पुलिस वालों ने पॉइंट ब्लैंक नाहेल को गोली मार दी। नाहेल अपनी मां का इकलौता बेटा था और टेक अवे डिलीवरी किया करता था। इजरायली मूल का ये नाहेल का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तक भी नहीं था। नाहेल की मौत के बाद सड़कों पर दंगे भड़क गए। लोगों को 2005 का फ्रांस याद आने लगा। फुटबॉल मैच के बाद जायद बेना और बूना ट्राव नाम के 2 टीनेजर्स को पुलिस ने दौड़ाया था। बचने के लिए वह बिजली के एक सब स्टेशन के पीछे जहां बिजली का करंट लगने से दोनों की मौत हो गई थी। अब आप देखें कि 17 साल के नाइल की मौत के बाद हिंसा की शुरुआत हुई। अल्जेरियन मूल का नाइल डिलीवरी ड्राइवर था। ट्रैफिक तोड़ने के आरोप में पुलिसकर्मी ने गोली मारकर हत्या कर दी और नाइल को पॉइंट ब्लैंक रेंज से छाती से गोली मार दी थी। फ्रांस के शहर नानटेर की अलग ही दुनिया है। यहाँ फ्रांस की एक ऐसी तस्वीर नजर आती है जो फ्रांस के समाज में मौजूद भेदभाव को दुनिया के सामने उजागर करती है। दरअसल फ्रांस ने पहले तो कई देशों को कॉलोनाइज किया, फिर जब वहाँ अनरेस्ट हुआ तो वहाँ के शरणार्थियों के लिए खुले दरवाजे, खुले दिल से उनका स्वागत कर दिया। अरब और अफ्रीकन देशों के रिफ्यूजी फ्रांस में आ बसे, लेकिन ना तो इन रिफ्यूजियों ने फ्रांस को अपनाया, अपने देश की तरह माना, और ना ही हाई सिविल सोसाइटी की जो एक परंपराएं होती हैं उसे अपनाया। अब जब दोनों के बीच इतना डिस्कनेक्ट होता तो आग लगना तो तय ही था। अब देखिए, फ्रांस में रिफ्यूजी कुल आबादी 54 लाख, फ्रांस में मुस्लिम आबादी जितनी है। अब देखिए, अल्जीरिया 15,50,000 है, धर्म परिवर्तन 40,000,
मिडिल ईस्ट 1 लाख, मोरक्को 10 लाख और उप सहारा अफ्रीका जो है वो 2,50,000, तुर्की 3,15,000। फ्रांस के किन शहरों में बवाल है वो भी आपको बता देते हैं। नैन्टेरे, पेरिस, बेजोन्स, गेनेविलियस, मॉन्ट्रियल, न्यूली सुर मोरे, कलमार्ट, मेडान, टेपेस, कलारजी, गुयानकोट, मॉर्सेल, लिली, रुबेक्स। ये तमाम वो शहर हैं जहां पर आग लगी हुई है। अब मामूली सी घटना पर भी पूरे फ्रांस में दंगे भड़क जाते हैं। मुस्लिम और अफ्रीकन मूल के लोग मौके का फायदा उठाकर लूटपाट में लग जाते हैं। मॉल और दुकानों में आग लग जाती है। दंगे फायरवर्क्स के यानी कि पटाखों के साथ दंगे शुरू होते हैं और फायरिंग, आंसू गैस के गोलों से देश को हिला देते हैं। अब आपको मैंने दंगों की कोर वजह तो बता दी, लेकिन अभी इस बात को समझना बाकी है कि ये सोशल डिस्कनेक्ट किस लिए है और इस सोशल डिस्कनेक्ट का इंडियन कनेक्शन क्या है। दरअसल भारत में भी सांप्रदायिक ताकतें हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई का काम कर रही हैं, उस खाई को लगातार बढ़ा रही हैं और इसकी वजह भी ये है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में सोशल डिस्कनेक्ट है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में भारत से फ्रांस को बहुत कुछ सीखना होगा, सीखना बाकी भी है अभी। और मुझे ये लगता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को फ्रांस पहुंचेंगे तो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन को ज़रूर ये बातें सिखाएंगे कि दोनों धर्मों के लोगों के बीच में आपसी सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही सब कुछ करके दिखाया और इतने दमदार तरीके से करके दिखाया कि आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होते हुए भी देश में दंगे ना के बराबर होते हैं। और अगर कहीं पर कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से दंगे हो भी जाएं तो किसी तरह से उन राइट्स को कंट्रोल किया जाता है और शायद किसी को इतना अफेक्ट ना हो, कोई नुकसान ना हो, इस तरह की कंट्रोलिंग पावर भी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनके विजन ऑफ न्यू इंडिया ने सभी धर्मों को साथ में लेकर चलना सिखाया है। देश के मुसलमान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल का फायदा उठाते हैं। जितनी भी योजनाएं हैं उसमें बड़ी मात्रा जो देश के मुसलमान हैं उनको उसका फायदा मिल रहा है और वो विकास की बयार में साथ में भागीदार हैं। विदेशी मीडिया चाहे कितने भी आरोप लगा ले, लेकिन अगर भारत की वर्तमान स्थिति को कोई भी खुले दिमाग से समझेगा तो ये पाएगा कि यहाँ राज्य में मिलने वाली मौलिक सुविधाओं में भेदभाव ना के बराबर है। और ये हमारे देश की खूबसूरती है कि हम विविधताओं में भी एकता वाला देश है, जहाँ बाहर से कई सभ्यता संस्कृति आई, लेकिन हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति के साथ मिलकर सबने चलना सीख लिया। राष्ट्रपति मैक्रोन को जानना, समझना और सीखना जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या विजन है और उस विजन को कैसे फॉलो करना है। कि बांग्लादेश और म्यांमार से आ रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को देश में एंट्री नहीं दी गई और इसके पीछे या इसको जस्टिफाई करने की वजह यह है कि सबसे बड़ी वजह जो है इसको जस्टिफाई करने की है कि हमारे देश की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है मूलभूत सुविधाओं को हर एक आम आदमी तक पहुंचाया जाए और उसका उत्थान किया जाए। अब ऐसे में अगर बाहर से आए शरणार्थियों को एंट्री दी जाती है तो ये सारी सुविधाएं उन सब में भी बांटनी होंगी, जो निश्चित रूप से किसी एक भारतीय की सुविधा में से माइनस होगी। यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है कि शरणार्थी आते हैं तो वो अपने कल्चर, सभ्यता भी साथ लेकर आते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि वो देश के सभ्य समाज के साथ मिलकर चलना सीख लें, जैसा कि फ्रांस में हुआ, वो नहीं सीख पाए। ऐसे ही कुछ फ्रांस में हो रहा है अभी भी, और फ्रांस में दंगों की सबसे बड़ी वजह भी यही है, एक्सेप्टेंस की कमी है, कल्चर डिफरेंस है, डिस्कनेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये आए दिन कहते हैं कि दुनिया को बताते भी हैं कि भारत के मार्ग पर चलने की कोशिश करें। से बड़ा बलिदान अगर किसी देश ने दिया है तो वो देश भारत है। हम उस देश के वासी हैं जिसने
दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। और जब हम फ्रांस के दंगों को डिकोड कर रहे हैं तो आपको मैं एक बात बता दूं कि मैंने शो करने से पहले अपने एक दोस्त से फ्रांस में बात की, तो उसने मेरी बात वहां रह रहे एक रिफ्यूजी से करवाई। उस रिफ्यूजी का साफ कहना था कि वो हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहता, लेकिन ना उसके जो लोग हैं वो लेना चाहते, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई और जरिया नहीं बचा। अब देखिए कि ये कितनी गंभीर बात हो जाती है कि जिस देश में उन लोगों को अपने यहाँ शरण दी है, जिस देश ने, और वहाँ वो रह रहे हैं शरणार्थी के रूप में, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास हिंसा के अलावा कोई और रास्ता नहीं है सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का। हिंसा के अलावा कोई रास्ता वो अपना नहीं रहे और कैसे वो सरकार तक पहुँचे। यहाँ तक कि वो शरणार्थी भी जो इस देश में पैदा हुए हैं और जिनके पास फ्रेंच पासपोर्ट है, वो भी दो पहचानों के बीच में उलझ कर रह गए। उन्हें ना फ्रेंच की तरह महसूस होता है और ना ही अरब या अफ्रीकाई देशों के या वहाँ के सिटीजन की तरह। एक तरह से वो अपनी पहचान खो चुके हैं, यानी कहीं ना कहीं रंगभेद और दूसरे तरह के भेदभाव की टीस भी उनमें नजर आती है। बस यही आपको गौर करने की बात है, समझने की बात है कि फ्रांस क्यों जल रहा है, क्यों इंटरनेशनल मीडिया ये लिख रहा है कि फ्रांस हैज़ फॉलन just because of refugees coming out from Muslim and African countries। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ्रांस को सीखना चाहिए कि हिंदुस्तान में कैसे उन्होंने आतंकवाद पर कंट्रोल किया। उनकी पहली रिजीम में ही उन्होंने ये तय कर लिया था कि देश के खिलाफ साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे इसके लिए किसी दूसरे देश में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक ही क्यों ना करनी पड़े। फ्रांस भी आतंकवाद के दंश को झेल रहा है और इसके पीछे चाहे चार्ली हेब्दो जैसी सटायर मैगजीन में छपने वाले कार्टून का मसला हो या अप्रवासी का इशू। फ्रांस में 1970 के बाद से 2021 तक करीब 2970 से ज़्यादा आतंकवादी हमले हुए, जिसमें करीब 448 लोगों की मौत भी हुई। अब आप ये देखिए कि किस तरीके से अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन और विजडम से सीखना होगा कि कैसे आतंकवाद पर काबू पाया जाए, कैसे काबू पाया जा सकता है, क्या विजन है। हाल ही में एससीओ की बैठक हुई थी जिसमें पुतिन और जिनपिंग समेत एससीओ के तमाम सदस्य ने शिरकत की थी देश में। तब उन्होंने आतंकवाद से निपटने एससीओ के प्रमुख उद्देश्य में से एक बताया था। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अब पीएम मोदी 13 जुलाई को फ्रांस जाएंगे और वहां पर 2 दिन तक रहने वाले हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति फ्रांस में बनी हुई है, वैसे में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को एकता का पाठ पढ़ा सकते हैं। अब जब हालात काफी गंभीर हैं तो वहां से अपने दोस्त मैक्रों को खास संदेश दे सकते हैं। संदेश ये कि कैसे देश को हंगामे से बचाना है, कैसे फ्रांस को फिर से शांति की राह पर लेकर जाना है। भारत का सूत्र वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब होता है पूरी पृथ्वी ही परिवार है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा इस बात को दोहराते हैं, कई बार कह भी चुके हैं कि हम पूरी दुनिया के लोगों को अपना मानते हैं और इसी सूत्र वाक्य के जरिए प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में शांति लाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में किसी भी देश जाते हैं, कोई भी मंच मिलता है, वहां से एकता का संदेश देने से नहीं चूकते। दुनिया को बताते हैं कि सभी को मिलकर आगे बढ़ना होगा। तो आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए पॉलिटिकल किस्से के साथ। तब तक बने रहिए भारत 24 पे। नमस्कार।